Good morning, everyone. Myself, A.K. Misra, training officer from NSTA Bhubaneswar. I welcome to all the participants and host Nimi, Ms. Parul ma'am. Today, my topic is signature of single point cutting tool of lathe machine. तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस टॉपिक में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टूल सिग्नेचर ऑफ लेथ कटिंग टूल, मतलब जो हमारा लेथ मशीन का टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसमें कौन कौन से एंगल दिए जाते हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है वो उसमें हम जो एंगल देते हैं बेसिकली वो वही उसी के द्वारा हम मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एंगल देना बहुत जरूरी होता है। तो हम देखेंगे कौन कौन से हम उसमें अपने टूल में एंगल प्रोवाइड करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, किस मटेरियल के लिए कितना एंगल रखा जाना चाहिए, इन सभी बातों पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, व्हाट वी नीड टू नो। आज के हम अपने इस सेशन में, आज हम अपने इस टॉपिक में किन किन चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक तो टूल सिग्नेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने टूल को लेथ मशीन में होल्ड करते हैं, जाहिर सी बात है, सभी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रीफ में I will discuss about लेथ मशीन एंड देयर पार्ट्स इन ब्रीफ। हम पहले लेथ मशीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आप लोगों से, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, लेथ मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, हम अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को कहां पर होल्ड करते हैं, कैसे होल्ड करते हैं, और कैसे लेथ मशीन के पार्ट्स हमारे फंक्शन करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे आपसे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो लेथ टूल है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है। तो हम बात करेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसका टूल का मटेरियल क्या होता है, किस मटेरियल का हमारा ये कटिंग टूल बनाया जाता है, और इस टूल के नॉमेनक्लेचर क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नॉमेनक्लेचर क्या क्या है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। और फाइनली हमारा टूल सिग्नेचर, मतलब टूल सिग्नेचर का मतलब होता है कि हम अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मशीनिंग करने के लिए हम इसमें कौन कौन से एंगल्स देते हैं, क्या हम इसकी ज्योमेट्री निर्धारित करते हैं, वही हमारा टूल सिग्नेचर होता है। और लास्ट में हम जब इन एंगल्स को प्रोवाइड करेंगे, ग्राइंड करके जब हम बनाएंगे, तो क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखना चाहिए, इन पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि जब हम ग्राइंडिंग मशीन पर हम ग्राइंड करते हैं अपने टूल को, तो विशेष रूप से हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना होता है, और उस पर भी हम बात करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेथ मशीन की। जैसा कि मित्रों आप जानते हो, लेथ मशीन एक किसी भी इंडस्ट्री की या किसी भी वर्कशॉप की एक बहुत ही कॉमन मशीन होती है, कॉमन मशीन टूल है। ठीक है, इसको मदर ऑफ मशीन भी कहा जाता है। मदर ऑफ मशीन इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस मशीन से बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जिस बेसिक ऑपरेशंस के लिए मशीन बनाई जाती है वो तो हम करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम इसमें अटैचमेंट लगा करके, हम दूसरे अटैचमेंट लगा करके, जैसे आप सोच सकते हैं क्या लेथ मशीन से हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगा करके हम इससे ग्राइंडिंग भी करते हैं। हम इसमें मिलिंग भी कर सकते हैं, हम इस लेथ मशीन से गियर भी कटिंग कर सकते हैं, गियर भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इसके बेसिक ऑपरेशन नहीं होंगे, उसके लिए हमें स्पेशली अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम वो अटैचमेंट लगा करके हम इससे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मदर ऑफ मशीन भी कहते हैं। तो आइए हम इस मशीन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये जो हमारी लेथ मशीन है ये 2 एक्सिस पे काम करती है। इसके 2 अक्ष होते हैं, एक होता है जेड एक्स और दूसरा हमारा एक्स एक्स। जेड एक्स हमारा किधर होता है, जो ये मशीन है हमारी जिसमें हमारा हेड स्टॉक आप लोग देख रहे हैं,
हेड स्टॉक या चक जो देख रहे हैं, यानी इधर हमारी मोटर लगी होती है जिससे ये ड्राइव होती है मशीन हमारी। तो ये जो हमारा एक्सिस होता है या पैरेलल जो एक्सिस होता है इस मशीन का, वो हमारा जेड एक्सिस होता है, और जो क्रॉस में एक्सिस होता है उसको हम वाई एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मशीन है लेथ मशीन, हम इसके डिस्क्रिप्शन में हम मेनली इसको हम 4 सेक्टर में बांट सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो इस मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम मेनली हम इसको 4 पार्ट्स में, 4 सेक्टर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है वे सेक्टर? एक तो हमारा बेड है, ठीक है, जो कि बेस के ऊपर लगा हुआ है। तो एक हमारा सबसे मेजर पार्ट्स हमारा लेथ मशीन का बेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेड स्टॉक। हेड स्टॉक आप देख रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है वो हेड स्टॉक कहलाता है, और ये हेड स्टॉक हमारा इस मशीन के ड्राइव सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है। इसके ड्राइव मैकेनिज्म के लिए ये हमारा हेड स्टॉक वर्क करता है। मतलब हमारी जो लेथ मशीन है उसमें किस तरीके का ड्राइविंग सिस्टम है, पून पुली ड्राइविंग सिस्टम है या ऑल गियर ड्राइविंग सिस्टम है, वो सारी कंट्रोलिंग हमारी हेड स्टॉक के द्वारा होती है। और इसी हेड स्टॉक में के स्पेंडल में हम होल्डिंग डिवाइस होल्ड करते हैं, जो कि हमारा कोई चक हो सकता है, फेस प्लेट हो सकती है, ड्राइविंग प्लेट हो सकती है। ठीक है, उसको हम इसके स्पेंडल में होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करते हैं। उसके बाद देखिए इसके राइट साइड में एक पार्ट आपको दिख रहा है, एक मेजर पार्ट आपको दिख रहा है, जिसको हम टेल स्टॉक कहते हैं। ठीक है, टेल स्टॉक और हेड स्टॉक, मतलब हेड स्टॉक हमारा लेफ्ट साइड में और टेल स्टॉक हमारा मशीन के राइट साइड में होता है। और ये जो टेल स्टॉक है इसका वर्क क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? बेसिकली जब हम किसी सिलेंड्रिकल जॉब को अपने लेथ मशीन में मशीनिंग करने के लिए होल्ड करते हैं, तो उस लेंथी सिलेंड्रिकल जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम टेल स्टॉक का यूज करते हैं। ठीक है, और बीच का जो भाग हमारा आप देख रहे हैं, बीच का जो भाग देख रहे हैं वो हमारा कैरिज होता है। कैरिज बेसिकली ये फीड मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। हम जो भी कटिंग करने के लिए टूल को जो हम फीड देते हैं वे किसके द्वारा दी जाएगी? वे हम कैरिज के द्वारा देंगे। और जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, उसको भी हम इसी कैरेज के ऊपर हमारा ये टूल पोस्ट लगा होता है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो टूल पोस्ट होता है इसमें हम इसको होल्ड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये 4 वे टूल पोस्ट लगाया गया है, और या स्क्वायर टूल पोस्ट भी हम इसे कह सकते हैं, इसी में हम इसको होल्ड करते हैं। तो ये हमारे मेजर पार्ट्स हैं। अब हम आइए थोड़ा इसको और थोड़ा डीप में जाकर के इसके हम कुछ पार्ट्स को और डिस्क्राइब करेंगे। देखिए जो हमारा हेड स्टॉक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हेड स्टॉक हमारा इस मशीन के ड्राइव सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है, और इसी में हमारा इसके अंदर ये मेन स्पेंडल लगा होता है, और इस मेन स्पेंडल के ऊपर जो हमारा चक है, ये यहाँ पे चक दिखाई दे रहा है आपको, ये होल्ड है। ठीक है, यहाँ चक के स्थान पर आप फेस प्लेट भी होल्ड कर सकते हो, आप ड्राइविंग प्लेट भी होल्ड कर सकते हो, कैश प्लेट भी आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, या हम लाइव सेंटर भी होल्ड कर सकते हैं। जब हम सेंटर्स के बीच में जब आपको होल्ड करते हैं तो हम लाइव सेंटर होल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो भी होल्डिंग डिवाइस आप होल्ड करने वाले हो, जो आपको पकड़ने के लिए, उसको आप मशीन के स्पेंडल में जो कि हेड स्टॉक में लगा होता है उसमें आप होल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारा हेड स्टॉक का जो मेजर फंक्शन है वो मशीन को ऑपरेट करना, मशीन को पावर देना और जॉब को होल्ड करना। बीच का जो भाग देख रहे हैं आप, ये कैरेज है। कैरेज के ऊपर सैडल होता है, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगी होती है, और क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड होती है, और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर हमारा ये टूल पोस्ट लगा होता है, और इसी टूल पोस्ट में हम अपने टूल को, सिंगल पॉइंट टूल को हम होल्ड करते हैं। दोस्तों जब आप कटिंग करते हो, मशीनिंग करते हो, तो इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जॉब को, टूल को फीड देने के लिए हम चाहे वो पैरेलल फीड यूज करें, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल फीड भी कहते हैं, चाहे हम क्रॉस में फीड यूज करें, ठीक है, या हम टेपर में फीड यूज करें, टेपर फीड दें। ठीक है, वो सारी फीड की जो कंट्रोलिंग होती है वो इसी कैरेज से होती है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा पार्ट है टेल स्टॉक, टेल स्टॉक का जैसे एक मेजर फंक्शन जो हमने आपको बताया कि लेंथी सिलेंड्रिकल जॉब को सेंटर्स के बीच में, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में होल्ड करने के लिए ये काम करता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे जब हम लेथ मशीन के ऊपर किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करने के लिए भी हम जो हमारा
मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ड्रिल होता है, उसको हम टेलीस्टॉक में ही होल्ड करते हैं। टेलीस्टॉक के स्लीव में ड्रिल चेक लगा करके हम इसको होल्ड करते हैं, या इसमें स्लीव या सॉकेट लगा करके इसमें हम होल्ड करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा फंक्शन हो गया कि किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है, रिमिंग करने के लिए हम टेलीस्टॉक यूज करेंगे। इसके अतिरिक्त हम जब टेलीस्टॉक ऑफसेट करके जब हम टेपर टर्निंग करते हैं, तब इसका एक और फंक्शन होता है, तब हम इसको और यूज करते हैं। मतलब टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में टेपर टर्निंग करने के लिए हम इस टेलीस्टॉक का यूज करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर हम टेलीस्टॉक को मतलब कंसिस्ट करें तो इसके मेजर 3 फंक्शन होते हैं। सिलेंड्रिकल जॉब को सपोर्ट प्रदान करना, किसी भी जॉब में ड्रिलिंग करने के लिए या ड्रिल को होल्ड करना, और ऑफसेट मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग करना। तो मित्रों ये हमारे मेजर फंक्शन हुए। और हाँ एक चीज और है, ये जो टेलीस्टॉक कैरेज ये सारे कुछ कहाँ पे होल्ड हैं? ये हमारे बेस के ऊपर जो हमारा बेड लगा हुआ है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, उसके ऊपर ये सारे पार्ट हमारे होल्ड होते हैं। तो इस लेथ मशीन के डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली टूल सिग्नेचर है या टूल की ज्योमेट्री है। ठीक है, तो वैसे तो लेथ मशीन का जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत बड़ा है, इसको हम किसी और टॉपिक में आगे अगर हमें समय मिला तो हम इसको लेंगे और फिर उसमें हम इसमें बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखिए, जब हम लेथ मशीन पर हम काम करते हैं तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करती है। लेथ मशीन इज अ मशीन टूल व्हिच द वर्कपीस बिटवीन सेंटर are holding device which revolve. The cutting tool is rigidly held in a tool post which is fed against the workpiece. The normal cutting operation performed with parallel or cross feed to the axis of work. क्या मतलब हुआ इसका कि लेथ मशीन एक ऐसी मशीन टूल है जिसमें इसके होल्डिंग डिवाइस में किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब को या और किसी दूसरे जॉब को होल्ड करके ये रिवॉल्व किया करता है। ठीक है, और जो इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसे टूल पोस्ट में होल्ड करके पैरेलल फीड या क्रॉस फीड देते हुए हम किसी भी जॉब की मशीनिंग करते हैं। यही इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मतलब जो लेथ मशीन है वो एक मशीन टूल है। मशीन टूल क्यों है? मशीन टूल क्या होता है? मशीन टूल हम किसे कहते हैं? मशीन टूल दोस्तों वो टूल होता है, वो हमारी मशीन होती है, वो उस मशीन को हम मशीन टूल कहते हैं जिसके द्वारा हम उस मशीन से हम जो उसके बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिसके लिए वो बनाई जाती है, वे ऑपरेशन तो करते ही करते हैं, वे ऑपरेशन तो हम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम उस मशीन के समान दूसरे और पार्ट्स भी बना सकते हैं या बनाने में वो सहायक हो सकती है। तो ऐसे टूल्स, ऐसे मशीन को हम मशीन टूल कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे सिलाई मशीन है, कपड़े सिलने वाली सिलाई मशीन, स्टिचिंग मशीन, सुइंग मशीन। तो सिलाई मशीन जो हमारी होती है उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है कपड़े की सिलाई करना। तो वो तो केवल कपड़े की सिलाई ही करेगी, लेकिन वो जो मशीन है हमारी, वो अपने समान दूसरी मशीन का निर्माण नहीं कर सकती है, वो दूसरी मशीन को नहीं बना सकती है। ठीक है ना, तो वो मशीन टूल नहीं है। लेकिन जो हमारी लेथ मशीन है, लेथ मशीन हमारे किसी भी जॉब की मशीनिंग भी करेगी, और हम अगर दूसरी लेथ मशीन बनाएं, हम दूसरी मिलिंग मशीन बनाएं, हम दूसरी रेडियल मशीन बनाएं, तो उस मशीन के पार्ट्स को भी वो बना सकती है, उसके बनाने में भी वो सहायक हो सकती है। इसलिए लेथ मशीन हमारी मशीन टूल है। प्राय हम वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में जो भी हम मशीनें यूज करते हैं, चाहे वो प्लेनर मशीन हो, चाहे वो स्लॉटर मशीन हो, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे वो ड्रिल मशीन हो, ये सारे ही मशीन टूल होते हैं। ठीक है, तो देखिए, और हमने इसमें क्या बात किया, लेथ मशीन के देखिए पार्ट्स क्या क्या हैं, मेजर पार्ट्स लेथ मशीन के क्या हैं, जो कि हम थोड़ा ब्रीफ में आप पहले पीछे बता चुके हैं। लेथ मशीन के क्या क्या पार्ट्स हैं? हेड स्टॉक है, कैरेज है, टेल स्टॉक है, बेड है, बेस है, चक, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, लीड स्क्रू और फीड रॉड। ठीक है, ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। हेड स्टॉक क्या है हम बता चुके हैं। हेड स्टॉक जैसे कि हमने थोड़ा सा हम जल्दी से बता देते हैं इसके बारे में। हेड स्टॉक मशीन को पावर देने के लिए या मशीन के पावर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हेड स्टॉक होता है।
कैरिज का काम क्या होता है, कैरिज क्या होता है, कैरिज हमारे मशीन के बीच में जो लगा होता है ये पार्ट्स होता है, या हम कह सकते हैं कि हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच का जो पार्ट होता है वो कैरिज कहलाता है, और कैरिज से ही हम मशीन में फीड देते हैं किसी भी जॉब की मशीनिंग करने के लिए। टेल स्टॉक क्या है, मशीन के राइट साइड में जो पार्ट लगा होता है उसको हम टेल स्टॉक कहते हैं, और टेल स्टॉक के ही द्वारा हम सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करते हैं, हम टेपर टर्निंग करते हैं, और हम किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में ड्रिलिंग कर सकते हैं। और इस ड्रिलिंग करने के लिए जो हमारे ड्रिल होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, उनको होल्ड करने का काम हम टेल स्टॉक में करते हैं। उसके बाद बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, ये सारे जो हमारे मेजर पार्ट्स हैं ये सारे बेड के ही ऊपर होते हैं। और बेड कहाँ पे लगा होता है, ये बेस के ऊपर होता है। चक क्या होता है, चक हमारा एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जिसमें हम किसी भी जॉब को होल्ड करते हैं। क्रॉस स्लाइड क्या है, क्रॉस स्लाइड क्या है, क्रॉस स्लाइड देखिए, क्रॉस स्लाइड से जब हम अपनी लेथ मशीन से फेसिंग करते हैं, ठीक है, या पार्टिंग करते हैं, तो क्रॉस फीड देने के लिए, क्रॉस फीड मतलब मशीन की एक्सिस के क्रॉस में, मशीन की जो एक्सिस होती है उसके क्रॉस में, यानी वाई एक्स एक्सिस में। जैसे हमने बताया पहले शुरू में बताया था कि जो हमारी लेथ मशीन होती है दो एक्सिस पे काम करती है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो जो हमारा क्रॉस फीड जो जो हम देते हैं वो एक्स एक्सिस में देते हैं, ठीक है। कंपाउंड स्लाइड क्या है, कंपाउंड स्लाइड के द्वारा हम जब टेपर टर्निंग करते हैं, या जब हम बहुत कम लंबाई की जब हम टर्निंग करते हैं तो कंपाउंड स्लाइड का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, और जो हमारे दो पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम पीछे डिस्कस नहीं किए हैं, इसको देखिए जरा। लीड स्क्रू क्या है, जैसा कि आप लेथ मशीन को अगर आप देखिए तो आप इसमें देख पाएंगे कि हेड स्टॉक से लेकर के टेल स्टॉक तक एक रॉड लगी होती है जिसके ऊपर थ्रेड होती है, ठीक है। ये जो रॉड है ये लीड स्क्रू कहलाती है। जब हम लेथ मशीन से थ्रेडिंग करते हैं, जब किसी जॉब में हम इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड की कटिंग करते हैं, तब इस लीड स्क्रू का फंक्शन होता है। और लीड स्क्रू ये ऑपरेट होती है अलग अलग पिच की थ्रेड काटने के लिए। हम लीड स्क्रू की ही सहायता से हम उस पिच के अनुसार जो हमारे टम्बलर गियर लेथ मशीन में थ्रेड काटने के लिए होते हैं उनको हम सेट करते हैं, ठीक है। तो लीड स्क्रू हमारा थ्रेड कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारी फीड रॉड है या फीड शाफ्ट है, इसका क्या फंक्शन होता है, फीड शाफ्ट का फंक्शन ये होता है कि जब हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं, जब हम कटिंग करते हैं लेथ मशीन से, तो ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हम फीड रॉड का यूज करते हैं। तो ये एक थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारा लेथ मशीन के बारे में हो गया। अब हम आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, अ टूल हैज सिंगल पॉइंट for cutting purpose is called single point cutting tool। मतलब वो कटिंग टूल जिसमें केवल एक कटिंग एज होता है। अब a tool has one cutting edge is called single point cutting tool। और दूसरा किस तरीके का टूल होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, जिस कटिंग टूल में एक से अधिक कटिंग एज होती है, एक से अधिक कटिंग एज होते हैं, चाहे वो केवल दो ही हो या तीन हो या चार हो छह हो, जितने भी हो, मतलब एक से अधिक कटिंग एज हैं, दैट कॉल्ड इज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। और ये केवल एक कटिंग टूल है, एक कटिंग एज है, तो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। हम लेथ मशीन में टर्निंग करने के लिए, टेपर टर्निंग करने के लिए, या जो भी हमारी बेसिक ऑपरेशन है, ड्रिलिंग को छोड़ करके, रिमिंग को छोड़ करके, टैपिंग को छोड़ करके, ये इन ऑपरेशंस को छोड़ करके मेजर जो हम ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो फेसिंग हो, टर्निंग हो, उन सभी में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज किया जाता है, ठीक है। इस जैसे एक तो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो कि हम लेथ मशीन पे यूज करते हैं, इसको हम शेपर मशीन पे भी यूज करते हैं, इसको हम प्लेनर मशीन पे भी यूज करते हैं। इसके अलावा और कौन से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, आप बता सकते हैं क्या? इस टूल के अलावा और कौन से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं? जैसे चीजल तो आपने देखा ही होगा, आपने यूज भी किया होगा, स्क्रैपर, स्निप, ये सारे जो हमारे टूल होते हैं, दीज आर ऑल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कटिंग एज है, वही कटिंग एज ही हमारा मशीनिंग करने के लिए पर्याप्त होता है। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ये किस मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है, हम इस पर भी बात कर रहे हैं। ये जो हमारा मटेरियल होता है, ये एक एलॉय स्टील है, दैट कॉल्ड इज हाई स्पीड स्टील। आप लोग जानते होंगे, जनरली हम लोग इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में यूज करते हैं एचएसएस टूल। भाई एचएसएस टूल ले आइए, या एचएसएस टूल से हम ये ऑपरेशन करेंगे। एचएसएस हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील क्या है, ये एक प्रकार का एलॉय स्टील है, फेरस एलॉय स्टील है, ठीक है।
इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, इसमें टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, वेनेडियम होता है, और अगर और हम इसको एफिशिएंट बनाना चाहते हैं और इसकी हम क्वालिटी को और इंप्रूव करना चाहते हैं, इसके कटिंग एज को हम और अधिक टेम्परेचर को बियर करने की हम क्षमता लाना चाहते हैं इसके अंदर, तो हम इसमें कोबाल्ट भी मिला सकते हैं। और कोबाल्ट ये प्राय 2 से लेकर के 4% तक होती है। और इसके अलावा जो HSS में 0.8% कार्बन होता है और बाकी रेस्ट आयरन होता है। ठीक है, जो हमारा HSS है इसमें टंगस्टन, इसका सिंबल भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि अक्सर कभी कभी किसी न किसी कंपटीशन में पूछा जाता है इसका हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन, तो उसमें टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम नहीं देते हैं, सिर्फ केवल वो सिंबल ही देते हैं W। टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं, जो कि 18% होता है एक सामान्य HSS टूल मटेरियल में। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा हाई स्पीड स्टील का टूल होता है ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, ये भी हमारा 3 प्रकार का है। जनरली हम इसको 1841, ये हमारा एक कॉमन वर्ड है, हम क्या बोलते हैं कंपोजिशन के नाम पर 1841, मतलब HSS में क्या है कंपोजिशन क्या है 1841, जनरली हम इतना ऐसे ही बोल देते हैं। तो 18% क्या है टंगस्टन, 4% क्या है क्रोमियम, वेनेडियम क्या है 1%। अब थोड़ा सा देखिए, हम जरा इसमें और भी बात कर लेते हैं। ये जो टंगस्टन हमारा इस कंपोजिशन में होता है, इसका क्या पर्पज होता है, ये किसके लिए होता है? टंगस्टन जो हम इसमें मिलाते हैं 18%, इसका काम ये होता है कि जो हमारा टूल का कटिंग एज है उसको अधिक टेम्परेचर बियर करने की क्षमता उसके अंदर लाता है। मतलब वो हमारा जो कटिंग टूल का जो कटिंग एज है वो अधिक टेम्परेचर पर अपनी कटिंग एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, टंगस्टन का ये काम होता है। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम का क्या फंक्शन होता है? क्रोमियम का काम ये होता है कि उसकी हार्डनेस को मेंटेन रखना, उसकी टफनेस को मेंटेन रखना। क्रोमियम का काम ये है कि वो उसकी हार्डनेस को बनाना। वेनेडियम का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, जो हम इसमें 1% वेनेडियम मिलाते हैं? वेनेडियम का फंक्शन ये होता है कि हम इसमें जो जर्क लगते हैं, जब हम कटिंग करते हैं ना, तो हमेशा स्मूथ कटिंग थोड़ा ही होती है, कभी कभी उसमें जर्क भी लगते हैं, कभी कभी उसमें वाइब्रेशन भी होता है। ठीक है ना, तो उस जर्क को, उन झटकों को सहन करने की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो वेनेडियम के द्वारा ही आती है। ठीक है, और कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट हम 4% अगर मिलाते हैं तो इसकी जो हमारी कटिंग एफिशिएंसी है, इस दूसरे मेटल को जो काटने की क्षमता है, वो और ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है कोबाल्ट मिलाने से। हम कभी कभी कोबाल्ट के स्थान पर मोलिब्डेनम भी मिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें कभी डिमांड करना पड़ता है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमें कोबाल्ट मिक्स चाहिए या मोलिब्डेनम मिक्स चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा HSS होता है ये इसमें 3 प्रकार का होता है। हम जल्दी से देख लेते हैं कि वे क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने अभी हम सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 1841 है। इसके अलावा और 2 कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है 1441, दूसरा होता है 1841, और तीसरा जो होता है वो 2241 होता है। 1441 मतलब 14% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। 1841 का मतलब 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। 2241 का मतलब क्या होता है कि 22% टंगस्टन। तो ये जो 2241 का जो कंपोजिशन वाला HSS टूल मटेरियल होता है, ये सुपर हाई स्पीड स्टील कहलाता है। इसको मित्रों हम सुपर हाई स्पीड स्टील कहते हैं, और ये हमारा बहुत ही मतलब नंबर 1 ग्रेड का होता है, और इसको हम इस टूल मटेरियल से हम अधिक समय तक हम कटिंग कर सकते हैं, और अपने ये टूल मटेरियल हमारा अपनी कटिंग एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब जो हमारा ये लेथ मशीन का ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप देख पा रहे हैं। हाँ देखिए, एक चीज और है, ये जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाते हैं, ये हम कैसे बनाएंगे? इस तरीके की देखिए, एक हाई स्पीड स्टील की एक बार होती है, ये हाई स्पीड स्टील की एक बार दिखाई गई है। ठीक है ना, ये बार मार्केट में मिलती है। ये आपका जनरली इसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है, ये स्क्वायर बार जनरली आती है, मतलब जैसे 25 स्क्वायर इंटू 25 इंटू 200, 25 स्क्वायर इंटू 200। ठीक है, तो 25 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर में होगा, जिसकी एक साइड 25 mm है। इसके अलावा अलग अलग साइज की भी आती है, 25 की आएगी, 20 की आएगी, 15 की आएगी, 16 की आएगी, 18 की आएगी। ठीक है, और जो लेंथ है हमारी, वो लेंथ भी जनरली स्टैंडर्ड लेंथ में ही अवेलेबल होती है। 150 मिलीमीटर में आती है, 200 मिलीमीटर में आती है, जनरली 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच में, इस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल होती है।
आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मार्केट से इसको परचेज करेंगे, और जब मार्केट से आप परचेज करेंगे तो ये जो हमारी बार है ये इस पोजीशन में मिलेगी आपको। अब हम इसमें जो आगे बात करने वाले हैं, इसी टूल बार में हम अपने टूल के एंगल को जनरेट करेंगे, टूल के एंगल को बनाएंगे, ताकि आप इसमें देख रहे हैं कि जब हम मशीनिंग करेंगे ना, तो मशीनिंग करने में हमारा मेन एम ये होता है कि हम इसमें एक ऐसा पॉइंट जनरेट करें, एक ऐसा मतलब शार्प एज नोज जनरेट करें, जिससे बाकी जो हमारा बार का जो टूल मटेरियल है वो किसी भी कंडीशन में हमारे जॉब के संपर्क में ना आए, ताकि हमारा अनवांटेड फ्रिक्शन ना हो और हमारी जो मशीनिंग ऑपरेशन है, मशीनिंग की जो हमारी प्रक्रिया है वो थ्रू आउट स्मूथली होती रहे। ठीक है ना। तो हम उसी को करने के लिए, उसी पॉइंट को जनरेट करने के लिए, उसी एज को जनरेट करने के लिए हम इसको आगे ग्राइंड करेंगे, और इसमें हम डिफरेंट ज्योमेट्री के अनुसार हम इसमें एंगल जनरेट करेंगे, और उसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस लेथ मशीन के नॉमेनक्लेचर में, लेथ मशीन के लेथ टूल के नॉमेनक्लेचर में, या लेथ मशीन के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। देखिए ये हमारा जो टूल दिखाया गया है, इसमें सबसे ऊपर का जो ये भाग है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम शैंक बोलते हैं। ये शैंक का क्या फंक्शन होता है दोस्तों, ये जो शैंक हमारा होता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये स्क्वायर में है, ये रेक्टेंगुलर भी आता है, अलग अलग शेप का भी आएगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जनरली स्क्वायर ज्यादा यूज किया जाता है, और इसके अतिरिक्त ये रेक्टेंगुलर भी आता है। तो ये जो हमारा शैंक वाला पोर्शन है, इसी को आप, जो आपने पीछे मशीन में देखा है 4-वे टूल पोस्ट जो आपने देखा, उसी टूल पोस्ट में आप फिर से देख सकते हो लेथ मशीन में। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा ये टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट में हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, और ये ऊपर देखिए 3 बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है ना, और इसी बोल्ट से हम अपने इस टूल को टाइट कर देंगे, और फिर हम इसमें कोई भी कटिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा टूल है, इस सिंगल पॉइंट टूल में जो शैंक वाला पोर्शन है, इसी शैंक की सहायता से हम अपने टूल पोस्ट में, या अगर हम शेपर मशीन में होल्ड करते हैं तो शेपर मशीन का जो टूल होल्डर होता है, उसके टूल होल्डर में इसी शैंक के माध्यम से हम इसको होल्ड करते हैं। ये जो नीचे देख रहे हैं आप बेस, ये बेस क्या होता है, या बेस का क्या फंक्शन होता है। बेस का काम ये होता है इस पूरे टूल को एक बेस प्रदान करना, या जो भी हमारा टूल का पार्ट्स है, टूल के जो हमारे सारे पार्ट्स होते हैं, ये बेस के ऊपर ही टिके हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम ये जो एज यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ये जो हमने ग्राइंड किया है, ठीक है, ये जो हमने ग्राइंड करके ये फेस जनरेट किया है, ठीक है, यहां से अब हम अपने इस टूल को ग्राइंड करने वाले हैं, जिससे जो अभी हमने बात किया था, इसकी नोज या इसके पॉइंट या इसके शार्प एज पॉइंट को हम अब यहाँ से ग्राइंड करके प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये फेस, जो ऊपर का फेस है, इसको हम ग्राइंड करते हैं। ये फेस है, ये हमारा ऊपर का भाग। उसके बाद देखिए, ये फेस के जो नीचे वाला भाग होता है, ये जो भाग दिख रहा है, जिसको हम माइनर फ्लैंक बोलते हैं, ये हमारा, जब हम इसको, ये हमारा एक इंड कटिंग एज होता है। यहां से एक इंड कटिंग एज है, ये इंड कटिंग एज है, और इंड कटिंग एज के जो नीचे वाला भाग होता है, इसको हम माइनर फ्लैंक बोलते हैं। और ये इधर पे क्या है, इधर पे साइड कटिंग एज है, और साइड कटिंग एज के जो नीचे वाला भाग है वो मेजर फ्लैंक होता है। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो इस साइड का ये जो भाग है, ये मेजर फ्लैंक है, और इस जो सामने से जो ये भाग दिख रहा है मेजर बड़ा सा, ये हमारा माइनर फ्लैंक है। ठीक है। और ऊपर का ये भाग फेस कहलाता है। ठीक है। और यहां पर देखिए, ये जो नोज है, ठीक है, ये जो नोज है, इसी को हम ग्राइंड करके बनाने वाले हैं। और तो ये आगे का जो पॉइंट है, ये नोज कहलाता है। जब भी हम कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी हम कटिंग ऑपरेशन लेथ मशीन से करते हैं, तो केवल नोज वाला ही भाग हमारा जॉब के संपर्क में आता है। केवल नोज वाला ही पोर्शन ही हमारा जॉब के संपर्क में या वर्कपीस के संपर्क में आता है, ताकि टूल का कोई भी भाग, कोई भी पोर्शन हमारे वर्कपीस के संपर्क में नहीं होता है। ठीक है ना। और ये नोज के जो नीचे का भाग है, ये हील कहलाता है। ये इसको एक तरीके से स्ट्रेंथ देता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ये हमारे इसके पार्ट्स हो गए, जिनको यहाँ पर लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल शैंक के बारे में क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल
which goes into the tool holder or simple language shank is used to hold the tool। मतलब जो हमारा शैंक है इसकी सहायता से हम टूल को होल्ड करते हैं, ठीक है, जो कि हमने पीछे बता चुके हैं। फ्लैंक क्या है? जो हमारा कटिंग एज साइड, जो हमारा इंड कटिंग एज है या जो साइड कटिंग एज है उसके जो नीचे वाला भाग होता है वो इंड कटिंग एज के जो नीचे वाला भाग होता है वो माइनर फ्लैंक कहलाता है और साइड कटिंग एज के जो नीचे वाला भाग होता है वो मेजर फ्लैंक कहलाता है। उसके बाद देखिए बेस है, फेस है, नोज या कटिंग पॉइंट, इसको हम कटिंग पॉइंट भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है नोज रेडियस। देखिए जो हम नोज जनरेट करते हैं, जो हम नोज टूल में ग्राइंड करके बनाएंगे, ठीक है ना, इस नोज को हम थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं, ठीक है। हम अगर रेडियस नहीं देंगे इसमें कई सारे एज बने रहेंगे जिससे ये जब हम मशीनिंग करेंगे तो उसमें ये स्क्रैच डाल देगा, स्क्रैच मार देगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसको थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं, कर्व दे देते हैं, ताकि कटिंग करने के दौरान ये हमारा जो नोज रेडियस है ये स्मूथली कटिंग करता रहे, ठीक है। हील है, ये हम चीजें आपको, ये हम पार्ट्स को बता चुके हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो मेजर पार्ट है आज के इस टॉपिक का वो टूल ज्योमेट्री है। मतलब हम अपने इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कौन कौन से टूल ज्योमेट्री मीन्स इसमें हम कौन कौन से एंगल देते हैं, वे क्या एंगल हैं, क्या उनके फंक्शन है, कितना देते हैं, हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे ये जो हमारा टूल ज्योमेट्री है इसमें देखिए ये कौन कौन से इसमें है एंगल। ये सबसे पहले देखिए ये बैक रैक एंगल, ये हमारा बैक रैक एंगल है, बैक रैक एंगल होता है, साइड रैक एंगल होता है, ठीक है, साइड रिलीफ एंगल होता है, साइड कटिंग एज एंगल होता है, इंड कटिंग एज एंगल होता है, ठीक है, और फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है, साइड क्लियरेंस एंगल होता है। हम इसमें अब देखिए वन बाय वन हम बात करेंगे। देखिए कौन कौन से हम इसमें एंगल देते हैं अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। द वेरियस एंगल ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो हम एंगल देते हैं जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम ये एंगल नहीं देंगे अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में तो जो हम शार्प एज नोज जनरेट करने वाले हैं वो नहीं हो पाएगी, वो जनरेट नहीं हो पाएगी और अनवांटेड तरीके से टूल का जो और दूसरे भाग हैं वे जॉब के संपर्क में आते रहेंगे जिससे अनवांटेड फ्रिक्शन क्रिएट होगा और हमारी जो मशीनिंग है वो प्रॉपर्ली स्मूथली नहीं हो पाएगी। तो देखिए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से हम इसमें एंगल देते हैं। वे कौन कौन से एंगल हैं? देखिए वे इंड कटिंग एज एंगल, ठीक है, इंड कटिंग एज एंगल देखिए क्या है, इंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग। इसको हम आगे हम फिगर में अच्छे से दिखाए हैं। यहाँ कई सारे एंगल हैं तो आप नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इंड कटिंग एज एंगल। तो इंड कटिंग एज एंगल में कौन सा है? देखिए ये हमारा टूल है, इस टूल का ये हमने एंगल ग्राइंड किया और जो इंड कटिंग एज एंगल है वो हमारा देखिए यहाँ पर ये बन रहा है। मतलब जो हमारा इंड कटिंग एज है बेसिकली क्या है ना, इस एंगल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसको आपने ग्राइंड कर दिया है और ग्राइंड करने के बाद इसकी जो ये टेपर में ग्राइंड हो चुका है तो इसका जो मटेरियल है वो निकल चुका है। इसलिए आपको थोड़ा सा पहचान करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि इंड कटिंग एज एंगल क्या है। इंड कटिंग एज एंगल फॉर्म बिटवीन द इंड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द शैंक इज कॉल्ड इंड कटिंग एज एंगल। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए यहाँ फिगर में देखिए आप लोग कि ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी शैंक है इस शैंक के परपेंडिकुलर, मतलब ये एक्सिस, इस शैंक के परपेंडिकुलर ये लाइन और जो आपने एंगल ग्राइंड कर दिया है उसकी सरफेस के टेंजेंट के बीच में या उसकी सरफेस से जो स्पर्श करती हुई जो लाइन होगी उसके बीच में जो एंगल जनरेट होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा आप लोग, उसके बीच में जो एंगल जनरेट होगा वो हमारा इंड कटिंग एज एंगल होता है। इसको हम और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को कि देखिए जब आपने अपने टूल बार को ग्राइंड नहीं किया था, ठीक है, तब जो उसकी पोजीशन थी वो
और जब आपने ग्राइंड करने के बाद जब उसको ग्राइंड कर दिया, उसकी टेंजेंट के बीच में, उसकी स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा इंड कटिंग एज एंगल। या यूं भी कह सकते हो कि इस नोज के पैरेलल हम एक प्लेन रखें और जो हमारा इस इंड कटिंग एज फेस का जो टेंजेंट है उसके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा इंड कटिंग एज एंगल बनेगा। ठीक है, तो जनरली ये जो इंड कटिंग एज एंगल है वो हम 30 डिग्री के आसपास हम इसको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल देखिए क्या है, ये दोनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली यही जो एंगल हैं वो हमारे इस टूल के पॉइंट का शेप निर्धारित करते हैं। ठीक है, यहां पर ये हमारा साइड कटिंग एज एंगल है, ये देख पा रहे हैं आप। मतलब ये जो हमारी शैंक है, इस शैंक के पैरेलल अगर हम एक प्लेन रखें तो उस प्लेन के बीच और जो आपने इसके साइड को ग्राइंड कर दिया है उसके टेंजेंट के बीच जो आपका एंगल जनरेट होगा वो हमारा साइड कटिंग एज एंगल होगा। ठीक है, ये साइड कटिंग एज एंगल ये जब आप मशीनिंग करेंगे तो इस टूल के साइड को या इस मेजर फ्लैंक को क्लियरेंस प्रदान करेगा। मेजर फ्लैंक को जो आपके वर्क सरफेस की सतह से टच होने से इसको रोकेगा। इंड कटिंग एज एंगल क्या होगा, इसका क्या फंक्शन होगा कि जब आप मशीनिंग करेंगे तो इसके इस इंड कटिंग एज वाले पोर्शन को जो आपकी वर्क सरफेस से संपर्क होने से इसको अवॉइड करेगा, इसको रोकेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि साइड कटिंग एज एंगल, यहाँ पर देखिए केवल इस फिगर में देखिए, यहाँ पर साइड कटिंग एज एंगल और ये इंड कटिंग एज एंगल अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैक रैक एंगल। बैक रैक एंगल क्या होता है, देखिए बैक रैक एंगल ये जो होता है हमारा, बैक रैक एंगल हम टूल के फेस के ऊपर देते हैं। देखिए बैक रैक एंगल हम टूल के फेस के ऊपर देते हैं। साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल, चलिए इसी में देख लेते हैं। देखिए बैक रैक एंगल क्या है कि ये जो हमारा फेस है, इस फेस को हम पीछे की तरफ टेपर देते हैं। इस फेस को हम पीछे की तरफ टेपर देते हैं तो जो एंगल हमें जहां जनरेट होता है वो हमारा बैक रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, बैक रैक द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टूल फेस एंड लाइन पैरेलल टू द बेस। मतलब टूल के फेस और जो हमारी शैंक है या बेस है उसके पैरेलल लाइन से जो एंगल जनरेट होगा, जो एंगल बनेगा, उसको हम बैक रैक एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो बैक रैक एंगल है इसको हम टॉप रैक एंगल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम टॉप रैक एंगल भी है। ये जो हमारा बैक रैक एंगल है या टॉप रैक एंगल है, ये 3 प्रकार का होता है। हम इसको तीन तरीके से देते हैं। किसी भी टूल में ये तीनों बैक रैक एंगल नहीं होंगे, बल्कि तीनों में से कोई एक होगा और ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। या तो ये पॉजिटिव रैक एंगल होगा, पॉजिटिव रैक एंगल या बैक रैक एंगल या टॉप रैक एंगल, इसको हम तीनों ही नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव रैक एंगल होगा या निगेटिव रैक एंगल होगा या जीरो रैक एंगल होगा। अब देखिए हम पॉजिटिव रैक एंगल है वो हम कब देते हैं, देखिए जब हम किसी सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करते हैं जहां पर हमें अच्छी फिनिश की रिक्वायरमेंट होती है, सुपर फिनिश की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम पॉजिटिव रैक एंगल देते हैं। और पॉजिटिव रैक एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव रैक एंगल हमारा ये जो हमारा फेस है इसको हम पीछे की तरफ टेपर देंगे। ठीक है ना, मतलब इसके फेस से और इसके शैंक के पैरेलल जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा बैक रैक एंगल, मतलब यहाँ पर ये जो दिखाया गया है इसके फेस को हम पीछे की तरफ टेपर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टूल है तो इसको हम यहाँ पर इसको हम पीछे की तरफ टेपर देंगे, पीछे की तरफ शैंक की तरफ हम टेपर दे करके जो हम एंगल जनरेट करेंगे वो हमारा बैक रैक एंगल होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का होगा, एक होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब पॉजिटिव रैक एंगल जब हम सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग करते हैं, मशीनिंग करते हैं तो हम पॉजिटिव रैक एंगल देते हैं और ये जनरली 0 से लेकर के 40 डिग्री, 0 से 40 डिग्री के बीच
रखा जाता है। जब हम सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग करेंगे तब ये अधिक होगा, और जब हार्ड मटेरियल की टर्निंग करेंगे तब ये कंपैरेटिवली कम रखा जाता है। ठीक है। दूसरा है नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल देखिए क्या होता है, जब हम किसी बड़े जॉब की टर्निंग करते हैं, किसी ऑकवर्ड जॉब की टर्निंग करते हैं, किसी हार्ड मटेरियल की टर्निंग करते हैं, जैसे कोई कास्टिंग किया हुआ जॉब है जिसकी सरफेस अनइक्वल है, जिसकी सरफेस बराबर नहीं है, ठीक है ना, उसमें मतलब एक समान नहीं है, तो उसकी जब हम टर्निंग करेंगे तब हम वहां पर नेगेटिव रेक एंगल देंगे, क्योंकि जब हम उसकी टर्निंग करेंगे तो बहुत सारे जर्क भी लगेंगे, वाइब्रेशन होगा, टूल के ऊपर अनावश्यक रूप से जर्क आएगा। तो अगर आपने बैक रेक एंगल दिया है, उस पर पॉजिटिव रेक एंगल दिया है, तो वहां पर हमारा जो पॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे वो टूट जाएगा। तो वहां पर हमें नेगेटिव रेक एंगल देना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छी तरीके से मशीनिंग कर सकें। ठीक है। हार्ड मटेरियल के लिए कम रहेगा। ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा अधिक हार्ड मटेरियल होगा तो ये सॉफ्ट मटेरियल होगा तो ये कम होगा। हार्ड मटेरियल के लिए कम रहेगा, जनरली ये 5 से 10 डिग्री के भी मध्य होता है। उसके बाद देखिए एक हमारा जीरो रेक एंगल भी होता है। जीरो रेक एंगल बेसिकली ये ब्रास की जब हम कटिंग करते हैं, पीतल की जब हम टर्निंग करते हैं, ब्रास की जब हम टर्निंग करते हैं, तो हमारा ये जीरो रेक एंगल होता है। ठीक है। मतलब इसमें इसके फेस के ऊपर कोई भी एंगल नहीं दिया जाता है, बिल्कुल ये फ्लैट होता है। ठीक है। तो ये 3 तरीके से हमारा बैक रेक एंगल होता है, जिसको हम अलग अलग देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा इंड रिलीफ एंगल। इंड रिलीफ एंगल या जिसको हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसको हम। इंड रिलीफ एंगल हमारा क्या है, सॉरी, इंड रिलीफ एंगल जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए ये हमारा इंड रिलीफ एंगल है। मतलब जो आपने ये पॉइंट जनरेट किया है, पॉइंट जो आपने बनाया है, इस पॉइंट को आपने टेपर में ग्राइंड कर दिया ताकि पॉइंट जो नोज है उसके पीछे का भाग आपका जॉब से संपर्क में ना आए। इसी को हम इंड रिलीफ एंगल भी बोलते हैं और इसी को हम फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। यहां पर देखिए बैक रेक एंगल दिखाया गया है। ठीक है। ये बैक रेक एंगल दिखाया जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे। ये जो पॉइंट से नीचे की तरफ हम जो टेपर देते हैं, यही हमारा बैक रेक एंगल होता है। ठीक है। ये जो इंड रिलीफ एंगल है यही हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी होता है। मतलब टूल को हम सामने से जो क्लियरेंस देते हैं, टूल के पॉइंट को जो हम सामने से फ्रंट से जो हम क्लियरेंस देते हैं, उसको हम इंड रिलीफ एंगल या फ्रंट क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है। और बैक रेक एंगल जो हम पीछे बता चुके हैं वो ये है। अब देखिए ये बैक रेक एंगल देने के बाद, इंड रिलीफ एंगल या फ्रंट क्लियरेंस एंगल देने के बाद जो पोर्शन हमारा बचता है, ठीक है, जो टूल के साइड के ऊपर या टूल के पॉइंट पर जो हमारा एंगल बचेगा, दैट कॉल्ड इज वेज एंगल, या इसको हम लिप एंगल भी बोलते हैं। ये हमारा वेज एंगल होता है। मतलब अगर ये हमारा पूरा 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री तो होगा ही होगा, इस 90 डिग्री के एंगल से आपने बैक रेक एंगल जितना भी दिया है आपने, चूंकि वो आप अलग अलग मटेरियल के अनुसार रखेंगे, और इंड रिलीफ एंगल ये जो आपने दिया है, अगर इन दोनों को आप माइनस कर दें तो बाकी जो आपका एंगल बचेगा, दैट कॉल्ड इज वेज एंगल, या ये लिप एंगल भी कहलाता है। ठीक है। मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है। ये वेज एंगल इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द फेस एंड माइनर फ्लैंज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद साइड रेक एंगल। हाँ, एक चीज और देखिए, ये जो आपका इसमें जो हमारा पीछे जो हमने बैक रेक एंगल की बात की थी, बैक रेक एंगल का फंक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, क्यों दिया जाता है? जैसे इसका यूज बेसिकली, ये जो हमारा बैक रेक एंगल है, ये कटिंग करने के दौरान ये चिप्स फॉर्मेशन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। अगर आप मशीनिंग कर रहे हो, ठीक है, मशीनिंग करते समय आपका अगर चिप्स का फॉर्मेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है, जैसा कि अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है, चिप्स का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपने प्रॉपर एंगल दिया है और आपकी जो मशीनिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर हो रही है। ठीक है। आप केवल उसके चिप्स को ही देख करके आप बता सकते हैं। अगर आप सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, तो कोई भी टेक्नीशियन काम करता है तो आप उसके चिप्स के फॉर्मेशन को ही देख करके आप बता सकते हैं कि आपका जो टूल में एंगल दिया हुआ है वो प्रॉपर है। ठीक है, वो प्रॉपर आपने ग्राइंड किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो हमारा रेक एंगल है, बैक रेक एंगल है, ये चिप्स फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है।
अब इसी से रिलेटेड एक और एंगल है हमारा जिसको हम साइड रेक एंगल बोलते हैं। साइड रेक एंगल देखिए क्या होता है। साइड रेक एंगल मतलब आपने रेक एंगल तो दिया, ये भी हम फेस के ऊपर देंगे और इसको हम साइड से टेपर कर देते हैं। देखिए आगे फिगर में हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये आपका फेस है, ये आपका एज है और ये आपका फेस है। इस फेस को आपने पीछे की तरफ जो आपने एंगल दिया था दैट वाज बैक रेक एंगल। अभी आपने क्या किया कि इसको आपने साइड की तरफ टेपर कर दिया है, साइड की तरफ आपने इसमें टेपर गिरा दिया है। तो यही जो आपने टेपर गिराया है दैट कॉल्ड इज साइड रेक एंगल। और ये साइड रेक एंगल आप क्यों देते हैं? ये जो हमारा चिप्स का फ्लो हो रहा है, जो चिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रॉपर अपोजिट साइड में गिरे। जैसे जब हम ऑपरेटर यहाँ इधर होता है, ये हमारी ऐसे मशीन लगी हुई है और हम इधर से कटिंग करते हैं तो चिप्स हमारी तरफ ना आए, इधर चिप्स हमारा किस तरफ गिरे? ऑपरेटर के अपोजिट साइड में गिरे, ठीक है ना। इसलिए हम इसको ऑपरेटर के अपोजिट साइड में ये साइड रेक एंगल देते हैं। हम ऑपरेटर की साइड में एंगल को नहीं देते हैं। ऑपरेटर की साइड में एंगल देंगे तो ये चिप्स जो हमारा है वो ऑपरेटर की साइड में आएगा, ऑपरेटर के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। तो इसके फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप ये भी कह सकते हो साइड रेक एंगल क्या है कि साइड रेक एंगल चिप्स के फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये दिया जाता है और ये 0 से लेकर के 20 डिग्री के मध्य होता है, ठीक है। साइड रेक एंगल 0 से 20 डिग्री के मध्य होता है और ये इसका काम क्या होता है? चिप्स के फ्लो को कंट्रोल करना। उसके बाद देखिए एक और होता है एंगल साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल क्या है? इसको हम साइड क्लियरेंस एंगल भी कह सकते हैं। जहां जहां पर रिलीफ एंगल है, रिलीफ का मतलब क्लियरेंस भी है, ठीक है, हम इसको साइड क्लियरेंस एंगल भी कह सकते हैं। साइड क्लियरेंस एंगल देख लीजिए आपका कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये साइड क्लियरेंस एंगल या साइड रिलीफ एंगल। देखिए यहाँ पर देखिए इस फिगर में ये जो आपका नोज निकला, ये जो आपने नोज ग्राइंड किया, यहाँ पर ये आपने साइड कटिंग एज एंगल जनरेट किया, ठीक है। ये जो आपने एंगल यहाँ पर ये जो एंगल जनरेट किया वो साइड कटिंग एज एंगल जनरेट किया। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? इसको हम अंदर की तरफ टेपर कर ग्राइंड कर देते हैं। इसको हम अंदर की तरफ टेपर ग्राइंड कर देते हैं। और अंदर की तरफ टेपर ग्राइंड क्यों करते हैं? ताकि ये जो हमारा मेजर फ्लैंक है, जो आपने इसके पार्ट देखे, ये हमारा जो मेजर फ्लैंक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में देखिए इसमें आपने कोई भी एंगल नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका ये जो मेजर फ्लैंक है ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जब आप कटिंग करेंगे तो हो सकता है ये नीचे वाला पोर्शन आपके वर्क सरफेस से संपर्क में आ जाए, तो वहां पर अनावश्यक फ्रिक्शन होगा और अनावश्यक आपका जो एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस मेजर फ्लैंक को हम अंदर की तरफ और अधिक ग्राइंड कर देते हैं, या यूं कहिए कि अंदर की तरफ टेपर दे देते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा ये फ्लैंक है और इसको हमने अंदर की तरफ ये ग्राइंड कर दिया, तो ये आपका साइड रिलीफ एंगल दिख रहा है, ठीक है। साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल, ठीक है, साइड क्लियरेंस एंगल। तो ये आपका मतलब ये जो आपका साइड कटिंग एज है, इस फेस को, मेजर फ्लैंक को आपने अंदर की तरफ ग्राइंड कर दिया, और अंदर की तरफ जब आप ग्राइंड कर देंगे तो इससे जो एंगल जनरेट होगा वो साइड रिलीफ एंगल होगा। और ये अगर हम डिफाइन करना चाहें इसको, तो ये किसके किसके बीच होगा? मतलब ये मेजर फ्लैंक के पैरेलल प्लेन और साइड रिलीफ एंगल के फेस के बीच जो एंगल जनरेट होगा वो हमारा साइड रिलीफ एंगल होगा, यह साइड क्लियरेंस एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारे एंगल हैं। उसके बाद जो आप इसमें देख पा रहे हैं, उसके बाद देखिए ये हमारे एंगल एट ए ग्लांस दिए गए हैं। उसके बाद देखिए एक चीज और देखिए, इसमें यहाँ पर एक नोज रेडियस है। देखिए ये जो आप नोज, ये जो नोज आपका जनरेट हुआ है, फिगर में देखिए आप लोग, इस फिगर में देखिए ये जो आपका ये नोज जनरेट हुआ है, ठीक है, इस नोज को थोड़ा हम कर्व शेप में दे देते हैं, थोड़ा हम उसको रेडियस में फॉर्म कर देते हैं। और रेडियस में फॉर्म करने से क्या होता है कि वो स्मूथ मशीनिंग करता रहेगा, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। जब आप मशीनिंग करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई लाइनिंग नहीं आएगी, कोई टूल मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम उसको रेडियस दे देते हैं, और ये रेडियस जनरली 0.8 मिलीमीटर होता है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा टूल सिग्नेचर हुआ, जिसको आपने 1 बाय 1 करके जो आपने एंगल्स देखे, वे कौन कौन से एंगल हैं इस टूल सिग्नेचर में?
इस टूल सिग्नेचर में देखिए, इस टूल सिग्नेचर में जो आपके एंगल हैं वे यहाँ पे दिए गए हैं। बैक रेक एंगल जो आपने पीछे दिया, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल या इंड क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल या साइड रिलीफ एंगल, ठीक है, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि माइल्ड स्टील को कटिंग करने के लिए, हमने माइल्ड स्टील को कटिंग करने का एक एग्जांपल दिया है कि माइल्ड स्टील को कटिंग करने के लिए कौन कौन से एंगल कितना कितने डिग्री पे होने चाहिए। देखिए बैक रेक एंगल हमारा माइल्ड स्टील की कटिंग करने के लिए जनरली 10 डिग्री रखा जाता है, साइड रेक एंगल 20 डिग्री रखा जाएगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल ये इंड क्लियरेंस एंगल भी है जो कि जनरली 5 डिग्री रखा जाता है, और साइड क्लियरेंस एंगल ये 6 डिग्री रखा जाएगा, इंड कटिंग एज एंगल 30 डिग्री रखा जाता है और साइड कटिंग एज एंगल 25 डिग्री रखा जाता है, और जो नोज रेडियस है वो 0.8 मिलीमीटर होता है। मित्रों ये केवल माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए है, ये जो एंगल है ये माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए है। ठीक है, आप ये बेसिकली जो ये एंगल होते हैं, एंगल तो सारे यही होंगे, बट ये अलग अलग मटेरियल को टर्निंग करने के लिए, अलग अलग मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए ये वेरी करेंगे, ये कम ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तो जैसे सॉफ्ट मटेरियल होगा तो उसके लिए अलग एंगल होंगे जो आप पीछे देख चुके हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए जनरली ये एंगल अधिक होंगे, तो हार्ड मटेरियल के लिए अलग होंगे। जैसे आपने ब्रास को कटिंग करना है, आपको माइल्ड स्टील को कटिंग करना है, आपको कॉपर को कटिंग करना है, एल्युमिनियम को कटिंग करना है, कास्ट आयरन को कटिंग करना है, ठीक है, या किसी एलॉय स्टील को मशीनिंग करना है, तो हर मटेरियल के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग एज के जो एंगल होते हैं ये अलग अलग होते हैं। इस एंगल के टूल सिग्नेचर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इस एंगल का आप एक एक वर्ड ले लीजिए, बी एस एफ एस ई एस एन। हम इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं बी एस एफ एस ई एस एन, बी एस एफ एस ई एस एन। बी से बैक रेक एंगल, एस से साइड रेक एंगल, एफ से फ्रंट क्लियरेंस एंगल, एस से साइड क्लियरेंस एंगल, ई से इंड कटिंग एज एंगल, एस से साइड कटिंग एज एंगल और एन से नोज रेडियस। और जनरली इसको हम इस तरीके से इसको शो भी करते हैं 10, 20, 5, 6, 30, 25 एंड 0.8। तो ये हमारा जब किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरीके से एंगल को ये शो कर दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन होता है उसी तरीके से हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का स्पेसिफिकेशन भी हम देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज को कि इस तरीके के सवाल किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो CITS का हो या किसी कंपटीशन का हो, उसमें इस तरीके के एंगल पूछे जाते हैं और इस तरीके से ये टूल का स्पेसिफिकेशन दे दिया जाएगा। टूल सिग्नेचर का स्पेसिफिकेशन इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, 10, 20, 5, 6, 30, 25 और 0.8। आप लोग इसको कृपया नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा 20 क्या है, व्हाट इज 20, व्हाट रिप्रेजेंट 20, व्हाट रिप्रेजेंट 6, व्हाट रिप्रेजेंट 30। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो सीक्वेंस है, इसका इस इन एंगल को शो करने का जो सीक्वेंस है वो भी यही रहता है, इसी ऑर्डर में ये एंगल दिए जाते हैं। आप इसकी जंबलिंग नहीं कर सकते, आप इसको अपने मनमाफिक इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये इस एंगल का जो लिखने का जो सीक्वेंस है वो यही है। ठीक है ना, और अगर आपने इस सीक्वेंस को ध्यान दे दिया, उसको आपने ध्यान से समझ लिया, तो जो 10, 20, 5, 6, 30, 25 और 0.8 है, इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 10 का मतलब बैक रेक एंगल, जो इसमें बैक रेक एंगल दिया है वो 10 डिग्री है। 20 जो इसमें साइड रेक एंगल दिया है वो 20 है। 5 क्या है, जो इसका इंड क्लियरेंस एंगल है या जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल है वो 5 है। 6 क्या है, जो साइड क्लियरेंस एंगल है वो 6 है। 30 क्या है, इंड क्लियरेंस एंगल इसका 30 है। 25 क्या है, साइड कटिंग एज एंगल इसका 25 है। और 0.8 क्या है, इसकी नोज रेडियस है। तो ये इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में आपको इसे नोट करना है, याद रखना है। तो मुझे लगता है अगर आप इसको इस तरीके से ये समझ लिया है तो आपका लगभग किसी भी कंपटीशन में, विशेष तौर पे टर्नर सेक्शन के लिए, टर्निंग के लिए, आपका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो जाता है। ठीक है ना, और इसमें से कोई भी एंगल कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उसके बाद देखिए, जब आप
इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सर ग्राइंड करते हैं। सर ग्राइंड करने के लिए आप जाहिर सी बात है आप ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करेंगे, पेडिस्टल ग्राइंडर हो या बेंच ग्राइंडर हो, तो उसको ग्राइंड करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि जो ग्राइंडिंग मशीन है अगर आप सावधानी से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि बहुत अधिक स्पीड के ऊपर चलती है, करीबन 1200-1300 की आरपीएम के ऊपर चलती है, और अगर किसी भी कारण से उसमें कोई दुर्घटना हो तो फिर वो आपके लिए बहुत जानलेवा भी हो सकता है। तो देखिए हम क्या इस पे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखेंगे। वियर सेफ्टी गॉगल्स व्हाइल ग्राइंडिंग के समय आपको गॉगल्स पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जब भी ग्राइंडिंग करें तो जो ग्राइंडिंग मशीन का जो व्हील है उसके सामने कभी भी मत खड़े होकर के ग्राइंड करिए, थोड़ा साइड में खड़े होइए। जैसे ये हमारा व्हील का फेस है तो बिल्कुल सामने मत खड़े होइए। अगर किसी कारण से कोई दुर्घटना होती है, आपका व्हील टूटता है, तो बिल्कुल वो आपके सामने उसके जो उसका जो पार्ट है वो आके आपके सामने घुस जाएगा आपके शरीर में, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा ग्राइंडिंग व्हील के फेस के सामने मत खड़े होइए। सर टूल ऑन द ग्राइंडिंग फेस, मतलब जो हमारा टूल है उसको ग्राइंडिंग करते समय उसके फेस के ऊपर रखिए, उसके साइड के ऊपर मत रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसकी जो सरफेस ग्राइंड होती है तो समान ग्राइंड नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं या हमारे ट्रेनिंग्स क्या करते हैं कि उसको साइड से ग्राइंड करने लगते हैं। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको साइड से ग्राइंड करने लगते हैं। साइड से ग्राइंड करना एक बहुत जानलेवा भी हो सकता है, इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर जब आप कटिंग करेंगे ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करने के दौरान जो कटिंग फोर्स होता है वो उसको क्रॉस करने के लिए जो आपके ग्राइंडिंग व्हील की जो थिकनेस है वहां पर वो थिकनेस आपको कम मिलेगी। जनरली 20 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर थिकनेस होती है, कैसे मान लीजिए ग्राइंडिंग, तो इसको क्रॉस करना वो आसान होता है। और अगर आप फेस से ग्राइंड करेंगे तो फेस और मतलब उसका डायमीटर ज्यादा होता है, डायमीटर उसका जनरली 250 mm 300 mm या और इससे ज्यादा रहता है, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा टाइम लगेगा उसको, और वो आपको सेफर साइड रहेगा। तो इसलिए कभी भी टूल को ग्राइंड करते समय, किसी भी चीज को ग्राइंड करते समय साइड का यूज मत करिए, हमेशा उसके फेस से ग्राइंड करिए। ठीक है, जब आप टूल को ग्राइंड करें तो आपके फेस के ऊपर इक्वल सरफेस प्राप्त करने के लिए आपको टूल को लेफ्ट और राइट थोड़ा उसको मूव कराते रहना चाहिए। ये नहीं उसको बिल्कुल एक ही जगह पे उसको टूल को रख करके फोर्स देते रहे। जनरली लड़के टेनिस करते हैं कि हमने क्या किया कि टूल को बिल्कुल एक जगह पर एकदम बना के रखते हैं। ठीक है ना, उससे क्या हो जाता है कि आपके टूल के फेस के ऊपर थोड़ा गड्ढे पड़ जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए उसको हमें लेफ्ट राइट मूव कराते रहना है। डिस्टेंस बिटवीन टूल रेस्ट एंड व्हील फेस शुड 3 mm, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए ग्राइंडिंग व्हील में जो टूल रेस्ट होता है और जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है ना, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप इस चीज को मेंटेन करेंगे तो आप कभी भी कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। जनरली क्या होता है कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील नया खरीद के लाते हैं और ग्राइंडिंग पेडिस्टल ग्राइंडर के ऊपर जब हम माउंट करते हैं तो बड़ा डायमीटर होता है, उसका ज्यादा डायमीटर होता है, और धीरे धीरे जब हम उसको ग्राइंड करते रहते हैं तो उसका साइज कम होता जाता है। ठीक है, जब साइज कम हो जाएगा तो अगर टूल रेस्ट को आप अपनी एक ही पोजीशन पर बनाए रखेंगे, उसको आप एडजस्ट नहीं करेंगे, तो जो टूल रेस्ट और व्हील के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, और जब वो गैप बढ़ जाएगा तो जब आप ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड करने के समय आपका जो टूल होगा वो उस बीच में आ जाएगा, और वो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो टूल रेस्ट होता है उसके नीचे एक बोल्ट लगा होता है, एमएस का बोल्ट लगा होता है, उसको लूज करके आप टूल रेस्ट को आगे पीछे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्लाइड करके उसकी डिस्टेंस को 3 mm के आसपास उसको सेट करिए, और इसको आपको सेट करना है। ठीक है, डू नॉट स्टैंड ऑन द व्हील, मतलब कभी भी ग्राइंडिंग व्हील अशोक सर अशोक सर वी विल हैव टू एंड द क्लास 12:06 हो गए हैं सर। 12:06 ठीक है, मैं जल्दी पैकअप करता हूँ, जल्दी मैं वाइंड करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से देखिए आपने आज की क्लास में जो पढ़ा है वो क्या क्या चीजें देखी है। उसमें देखिए हमने देखा है लेथ मशीन के बारे में देखा है, इसके प्रिंसिपल के बारे में देखा है, इसके पार्ट्स के बारे में देखा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में देखा है, और लेथ मशीन के टूल मटेरियल के बारे में देखा है, इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा है।
ठीक है। इसके डिफरेंट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है, इसके टूल सिग्नेचर के बारे में पढ़ा है, और सेफ्टी मेजर्स, जो भी हम ग्राइंड करते समय जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में हमने देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की जो हमारी मित्रों क्लास है वो और होती है। हम, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आया होगा, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो हम एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही हमें निमी की कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस पारुल मैम को हृदय से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके कारण हम आप सबके सामने अपनी बात को रख पाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम जो स्लॉट लेंगे उसमें हम और डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ मोबाइल नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है, जिसको आप नोट कर सकते हैं, और कोई भी कभी भी कोई हमें दिक्कत, आपको कोई क्वेरी होती है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी किसी भी क्वेरी का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।